नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक आर्थिक हलचल, दुनिया एक बार फिर महंगाई के विस्फोट की ओर बढ़ती दिख रही है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच टकराव एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है? क्या बातचीत की कोशिशों के बीच अब जंग का खतरा और बढ़ गया है? दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनेई का एक बेहद सख्त और आक्रामक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है। खामेनेई ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की हर कीमत पर रक्षा करेगा और इन क्षमताओं को उन्होंने देश की राष्ट्रीय धरोहर बताया है। इतना ही नहीं, उनका बयान और भी ज्यादा तीखा तब हो जाता है जब वो कहते हैं कि अगर अमेरिका ने फारस की खाड़ी में कदम रखा तो अंजाम बेहद गंभीर होगा। यानी साफ है, ईरान अब किसी भी तरह के दबाव में झुकने के मूड में नहीं है। और अब सवाल ये है, जब एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत और समझौते की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये तीखा बयान क्या संकेत देता है? क्या ये बातचीत की राह को बंद करने का इशारा है या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर रहा है। अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का सीधा टकराव देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी से ईरान के तेल निर्यात पर भी दबाव बना है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच खामेनेई का ये बयान हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है। तो ईरान का दावा है कि फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट पर उसकी पकड़ मजबूत है और वो किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी ये सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि रणनीति, प्रभुत्व और प्रभाव की भी लड़ाई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कूटनीति इस तनाव को कम कर पाएगी या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? तो देखिए, सवाल बहुत बड़ा है और ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है। क्या ईरान तैयार है किसी भी तरह से समझौता करने के लिए? और अगर ऐसा है तो क्या कुछ इस दौरान देखने को मिल सकता है? वहीं आपको बता दें कि देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मुज्तबा खामेनेई कौन है, तो साल 1969 को मशहद शहर में जन्म हुआ है। तो देखिए, मुज्तबा खामेनेई की पूरी हम कुंडली आपको बता रहे हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं और ऐसे में इसलिए नाम और भी ज्यादा खास हो जाता है। वहीं अलवी हाई स्कूल में मुज्तबा ने पढ़ाई की है, यहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। वहीं बात करें कि कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से धार्मिक शिक्षा भी ली गई है, तो ये इनकी एजुकेशन प्रोफाइल है। बात करें इराक से युद्ध के दौरान हबीब बटालियन में मुज्तबा मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने वहां पर काम किया है इस बटालियन में। वहीं खामेनेई के दफ्तर में प्रभावशाली शख्स भी जो थे मुज्तबा माने जाते थे, यानी काफी हाई प्रोफाइल इनका रहा है। मुज्तबा के IRGC अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध भी हैं और कुल मिलाकर रिश्ते जो हैं IRGC के साथ इतने अच्छे हैं कि आप समझिए कि बड़े फैसले भी कई बार लेते हुए दिखाई देते हैं। 2019 में अमेरिका ने मुज्तबा पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने उस वक्त कहीं ना कहीं ये प्रतिबंध लगाए थे और मुज्तबा पर मनमाने तरीके से फैसले लेने का आरोप भी लगा है, यानी अपनी मनमर्जी से फैसले लेते हैं। वहीं मुज्तबा की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, कितनी संपत्ति इनके पास है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से ये दबदबा बना हुआ है। ऐसे में ईरान ने अमेरिका को जो मांगे भिजवाई हैं, उनके भी 3 चरण हैं और हर चरण के पूरे होने के बाद ही अगला चरण शुरू होना है। तो आइए आपको बताते हैं ईरान की मांगे और चरण क्या क्या है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मांगे की जा रही हैं। पहला चरण ईरान और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर युद्ध रोकने की है। तो पहला चरण हम बता रहे हैं आपको, ईरान और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर युद्ध को रोका जाए, ये बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें कि देखिए, जिस तरह से लगातार ये हमले हो रहे हैं तो युद्ध रुकना चाहिए, ये पहला चरण है। दोबारा हमले नहीं किए जाने की गारंटी भी दी जाए, ये भी बात कही जा रही है। और ऐसे में समझना जरूरी होगा कि अगर ये गारंटी दी जाती है उसके बाद क्या कुछ हालात बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं पहले चरण के पूरे होने के बाद दूसरे चरण की वार्ता होनी चाहिए, यानी पहले फर्स्ट फेज पूरा हो, उसके बाद दूसरे चरण की वार्ता शुरू हो। होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर किस तरह से इसे मैनेज किया जाएगा। वहीं अगर देखें तो पहले दोनों चरण पूरे होने पर तीसरे दौर की वार्ता होगी। तो ये जो तमाम पहलू है ये रखे जा रहे हैं। वहीं तीसरे चरण में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होनी चाहिए। और देखिए, जिस तरह से हम लगातार ये बात बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चाह रहा है ईरान, तो ईरान एक पुराना सौदेबाज साबित हुआ है
और अब आइए आपको दिखाते हैं ईरान नेगोशिएशन के दौरान किन किन हथियारों का इस्तेमाल करता है। तो पूरी टैक्टिक्स है, तैयारी हो चुकी है, किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, कैसे क्या कुछ मांगे रखी जाएंगी, और समझाने की एक बार फिर से आपको कोशिश करते हैं हम। देखिए, ईरान नेगोशिएशन में हथियार जो चल रहे हैं उसमें समय जो है बातचीत की प्रक्रिया को लंबा खींचना है, ये ही माना जाए कि यानी कि ये जो प्रक्रिया है थोड़ी लंबी खिंच जाए, परेशान होकर दूसरा पक्ष झुक सकता है। एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है, ये समझना होगा कि समय को क्यों खींचा जा रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है। वहीं परेशान होकर दूसरा पक्ष अगर झुक जाता है तो फैसला कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो अपने मन मुताबिक हो जाए। वहीं प्रॉक्सी संगठनों के जरिए दबाव बनाना भी एक तरह से क्षेत्रीय प्रभाव है, जिसे समझना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट में कई जगह हैं ईरान के प्रॉक्सी, जहां से हम देखते हैं कि प्रॉक्सी के तौर पर ये देश दिखाई देते हैं। अगर हम इसे और ज्यादा समझें तो नेगोशिएशन के दौरान अपनी सोच पर कायम बने रहना भी एक बड़ा पॉइंट है, यानी कि किसी भी तरह से जो हमने सोचा है वो पूरा करके रहेंगे। अपनी शर्तों पर ही बातचीत का प्रयास भी हो रहा है कि जो हमारी शर्तें हैं, मांगे हैं, उन्हें माने, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम दूसरे पक्ष के साथ खुले तौर पर बातचीत करते हैं तो मल्टी लेयर डिप्लोमेसी से माना जाता है। इसमें समझना होगा कि दूसरे पक्ष के साथ खुले तौर पर बातचीत अगर की जाएगी तो बहुत से समाधान निकल सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह से अपनी बातचीत को रखा जाए, क्या कुछ रणनीति बनाई जाए। वहीं अगर हम समझें कि बैक चैनल के जरिए भी बातचीत का विकल्प यहाँ पर रखा जा रहा है, तो देखिए जिस तरह से हम लगातार ये देख रहे हैं, पूरे हालात बने हुए हैं, तो मल्टी लेयर डिप्लोमेसी है ये। वहीं और समझें ईरान अमेरिका डील के बारे में, तो साल 2015 में क्या कुछ हुआ ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की जो जानकारी सामने आई, और इसमें बहुत सी बातें निकल कर आती हैं। साल 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ, एक डील हुई, और इसी दौरान ओबामा प्रशासन के दौरान यहाँ पर JCPOA समझौता हुआ है। जब ओबामा सत्ता में थे उस वक्त का ये समझौता है, JCPOA समझौता। और परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर यहाँ पर ईरान राजी हो जाता है कि ठीक है, हम इस परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर देंगे, इसे बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन वहीं बदले में ईरान को प्रतिबंधों से राहत भी मिली। तो यहाँ पर ईरान के लिए भी एक तरह से बहुत ही बेनिफिशियल रही ये डील कि आपको जो प्रतिबंधों से राहत मिलती दिखाई दी। वहीं साल 2018 में ट्रंप के कार्यक्रम में डील से ये अमेरिका निकल गया है, यानी कि ये समझिए जो डील हुई थी साल 2018 में ट्रंप जब आए सत्ता में तो ये सब खत्म हुआ। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि जो अग्रीमेंट हुआ था वो खत्म हो जाता है, एक बार फिर से ऐलान शुरू करता है कि हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है आगे बढ़ाते हैं उसको। वहीं देखिए कि साल 2015 में जब ये समझौता हुआ था तो उस वक्त उम्मीद बन रही थी इस तरह की कि अब कुछ अच्छा हो सकता है, न्यूक्लियर डील शायद बहुत ज्यादा ऐसी ना हमें देखने को मिले जो कि अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन जाए। वहीं इस दौरान जिस तरह से ये डील हुई है तो उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ईरान एक बार फिर से शुरू हो चुका है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर फिर हमले का प्लान बना रहे हैं ट्रंप। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर फिर से हमले का प्लान बना रहे हैं ट्रंप। आज सैन्य विकल्पों की जानकारी देंगे सेंटकॉम, तो सभी विकल्पों की जानकारी देंगे ब्रैड कूपर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर होगा अमेरिका का फोकस। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि ईरान पर एक बार फिर से ट्रंप हमला कर सकते हैं, ऐसी प्लानिंग बनाई जा रही है। तो आज सैन्य विकल्पों की जानकारी देंगे सेंटकॉम, सभी विकल्पों की जानकारी देंगे ब्रैड कूपर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का फोकस रहेगा। तो एक बार फिर से तैयारी है कि यहाँ पर किसी तरह का हमला ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हो सकता है, ऐसी प्लानिंग बनाई जा रही है। तो यहाँ पर ईरान पर फिर से हमले के लिए प्लानिंग कर रहे हैं ट्रंप। तो आज सैन्य विकल्पों की जानकारी सेंटकॉम देंगे, सभी विकल्पों की जानकारी ब्रैड कूपर देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का फोकस रहेगा, किस तरह से घेराबंदी करनी है हॉर्मुज स्ट्रेट की, कैसे ईरान को डील के लिए मजबूर करना है, और एक बार फिर से यहाँ पर जंग की आहट तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल SK मलिक जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही विदेश मामलों के जानकार मनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर कर्नल दिनेश जी के साथ। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, समय सीमा भी खत्म हो गई है, जब ये कहा जा रहा था कि अब सीज फायर जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, और ऐसे में अब क्या कुछ प्लानिंग ट्रंप की तरफ से दिख रही है? क्या युद्ध की तरफ जाएंगे या फिर बातचीत के लिए कोई और रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए मैडम, ऐसा है कि पहले तो ये लगता था कि जो अमेरिका है वो अपने गोल पोस्ट को है चेंज करता जा रहा 28 फरवरी के बाद, जो उसके पॉलिटिकल एम थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो सुप्रीम लीडर ईरान की तरफ से जो
डिमांड्स आई हैं, जहां आप कह सकते हैं जो उनकी स्टेटमेंट आई हैं, तो अब मुझे ये लगने लग पड़ा है कि ईरान भी जो है अपना स्टैंड जो है बदलते वक्त के साथ जो है वो बदलता जा रहा है, और हर बार जो है वो नई शर्तों के साथ सामने आ रहा है। और इस प्रकार की शर्तें सामने रखी जा रही हैं कि हम, ईरान की तरफ से, कि हम जो है अपना परमाणु कार्यक्रम को लागू रखेंगे, हम हार्मोज स्ट्रेट के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे, अमेरिका को जो है मिडिल ईस्ट से निकल जाना चाहिए, अगर फारस की खाड़ी के अंदर को कोई बाहरी देश आता है तो हम उसको उसी में डुबा देंगे, और आने वाले दिनों के अंदर ईरान जो है एक वर्ल्ड पावर होगा, और वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होगा। जिस प्रकार से ये लेटेस्ट स्टेटमेंट आती हैं, तो इसमें कहीं भी नहीं लगता है कि कोई बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है। और ये देखना पड़ेगा कि अब इसके बाद जो है अमेरिका जो है किस प्रकार से रिएक्ट करता है। जो मेरी समझ कह रही है कि काफी हद तक जो है अमेरिका ने अपनी डिप्लोमेसी, ऑफ कोर्स उसके कुछ कारण होंगे, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, उसके अलावा भी जो है उन्होंने जो है डिप्लोमेसी का दरवाजा खोला, सीज फायर किया, और बार बार जो है अपनी तरफ से एक प्रकार का संयम बरता, और बातचीत को जो है बढ़ावा देने की कोशिश की। लेकिन ईरान ने जो है हर दिन जो है, जैसे जैसे उसे रशिया की तरफ से सपोर्ट मिलने लगी, बाकी देशों की तरफ से उसके फेवर में पॉजिटिव रिस्पांस आने लग पड़ा, तो उन्होंने जो है अपनी स्थिति को ज्यादा मजबूत करने के लिए जो है अलग प्रकार की ऐसी शर्तें रखी हैं जिनका कि फिलहाल जो है मानना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए जो उन्होंने लेटेस्ट अपनी लिस्ट जो है पाकिस्तान के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स को फॉरवर्ड की थी, उसके अंदर पहली बात थी कि आप जो है अपनी नाकेबंदी खत्म कीजिए, युद्ध को समाप्त कीजिए, और उसके बाद जो है हम परमाणु और यूरेनियम के ऊपर बातचीत करेंगे। कब करेंगे भाई? उसकी तो कोई समय सीमा ईरान ने तय नहीं की है। तो इसलिए जो है कि दोनों पक्ष जो हैं इस समय सेम पेज के ऊपर आते हुए नजर नहीं आते हैं, और अगर हालात इसी प्रकार से रहते हैं तो ये बाकी चाहे यूरोप है चाहे एशिया है, उनके लिए एक प्रकार से ऊर्जा का संकट बढ़ेगा, काफी देशों के अंदर जो है ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन इन दोनों का एक बातचीत के टेबल के ऊपर आना आज की इस समय जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अनटिल अनलेस कि दोनों पार्टीज जो हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना स्टैंड डाउन करें और बीच का रास्ता निकालें, जिससे कि दोनों कंट्री अपने आप को ये समझे कि वो विन विन सिचुएशन के अंदर है। लेकिन बात खत्म नहीं होती है जब तक कि ये पाकिस्तान का कुछ ना कुछ बीच में आए। देखिए पाकिस्तान ने फिर से एक प्रकार से जो है अपनी जो करनी है उसे जाहिर कर दिया। जो मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने लैंड रूट्स जो हैं वो ईरान के लिए खोल दिए हैं, और उन रूट से जो है ईरान के लिए जो है सामान जो है ईरान पहुंचने लग पड़ा। ईरान जी पाकिस्तान के जो है कासिम पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट के ऊपर जो है थर्ड कंट्री ऑपरेशन से होकर सामान आ रहा, और जो ईरान में जी पहुंच रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप साहब के पास ये खबर पहुंची है या नहीं पहुंची है, ताकि उन्हें भी पाकिस्तान जो उनका बहुत प्रिय मित्र बना हुआ है उसकी करनी और खतनी के ऊपर नजर बिल्कुल। पड़ी है या नहीं पड़ी है। जी मैडम। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ट्रंप का बयान सामने आया है। ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर ट्रंप बयान दे रहे हैं। ईरानी न्यूक्लियर डस्ट पाकर रहेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। अभी भी दावा कर रहे हैं कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट पाकर रहेंगे हम, यूरेनियम नहीं दिया तो छीन लिया जाएगा। ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है, और ये माना जाए कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ट्रंप का ये बयान जो है बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। ईरानी न्यूक्लियर डस्ट पाकर रहेंगे हम, यूरेनियम नहीं दिया तो छीन लिया जाएगा। ट्रंप अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियर डस्ट है उसे हम हासिल करके रहेंगे। और देखिए बहुत बड़ी खबर है इस वक्त कर्नल एसके मलिक जी, क्योंकि यहाँ पर सर अभी भी ट्रंप ही बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि वो कितने कुछ काम कर सकते हैं, ईरान को मजबूर तो नहीं कर पाए, लेकिन कह रहे हैं कि यूरेनियम नहीं दिया तो छीन लेंगे। छीनने की क्या रणनीति ट्रंप बना रहे होंगे अभी बैठे बैठे? गीतू जी नमस्कार, और सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए ये तो कहना बहुत मुश्किल होता है कि क्या पॉलिसी बना रहे होंगे, क्या नीति बना रहे होंगे। ऑपरेशंस जैसे जैसे आगे चलते हैं, देश अपने अपनी नीतियां बदलते हैं, अपने अपने तरीके बदलते हैं, और अपने जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, गोल्स हैं, उनको करने के लिए वो वार्ता का दौर भी एक तरह से चलाते हैं पैरेलली, ताकि कोई बात बन जाए तो एग्रीमेंट से अच्छी कोई बात नहीं होती है। लेकिन बात यहाँ होती है कि देखिए डस्ट तो एक छोटी चीज है। डस्ट अभी क्या हो रहा है कि ये एक थोड़ा सा नाक का सवाल हो गया है।
अभी 2 महीने से ज्यादा, 2 महीने करीब ये ऑपरेशन हो चुका है। अभी अमेरिका और ईरान दोनों की ये कोशिश हो रही है, जितना कि दिखता है कि दोनों के दोनों देश ये चाहते हैं कि एक रेस्पेक्ट वाला, जो दोनों देशों के लिए एक थोड़ा सम्मान की बात है, दोनों देश अपने देश में एक प्रोजेक्शन कर सके कि हमने एक समझौता अपनी शर्तों पर किया है। लेकिन वो अभी थोड़ा सा इसमें अभी डेडलॉक नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे शर्तें हैं, जैसे कि आपने भी इंट्रोडक्शन में कुछ बताया, जो पुरानी 2018 का था, शर्तें है कि ईरान उन पर बिल्कुल भी बच करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले उसकी शर्त है कि आप गारंटी दीजिए कि आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे आगे। इस बात को अमेरिका तक या कोई भी कंट्री इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। कारण यह है कि आज आपने दोबारा से हिजबुल्लाह को चाबी दे दी, हिजबुल्लाह से दोबारा से चालू हो गया, तो फिर क्या गारंटी है कि ऑपरेशन नहीं करेगा इजराइल या अमेरिका नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये ऐसी कुछ शर्तें हैं कि जो आपने डर दी। तो इस शर्तों के पीछे आपके पास ताकत कहां से आ रही है? चीन और रशिया। चीन उनको पूरा सभी तरह का सपोर्ट दे रहा है, इंटेलिजेंस ले लीजिए, वेपनरी ले लीजिए, और जो बाकी सैटेलाइट सपोर्ट है उनको पूरा लाइव फीड और लाइव इंफॉर्मेशन पूरी दी जा रही है। रशिया ने अभी देखिए, पुतिन साहब ने बात की है अभी, जो अभी 2 दिन में अरागची साहब का उनका दौरा था, उसमें भी ये बात निकल के आई है कि रशिया भी चाहता है, क्योंकि रशिया भी फंसा हुआ है अपने यूक्रेन के, तो हो सकता है ट्रंप साहब रशिया को भी एक कंसेशन दे कि और वो यूक्रेन के ऊपर एक देखा जाए एक अनसेड समझौता कर डाले और कहे कि आप ईरान पर सॉफ्ट रहिए और हम यूक्रेन पर हट जाते हैं अपनी स्टैंड को लेकर। तो ये चीज भी समाउ कनेक्टेड फील होती है, इसलिए फील होती है क्योंकि कोई भी चीज आइसोलेशन में लड़ी, बहुत सारी चीज सामने दिख रही है और बहुत सारी चीज पर्दे के पीछे कनेक्टेड है। ईरान का सवाल यह है कि वो होर्मुज पर अपना आधिपत्य चाहता है। देखिए, अगर वन साइडेड कोई भी समझौता होता है या ईरान के पक्ष में जाता है, दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि आप एक मोनोपोली अगर किसी देश को दे देते हैं तो वो अपनी शर्तों के हिसाब, वहां से आज कुछ और शर्त लगाई है, कर समझौते के, समझौता नहीं भी होगा तो ईरान अपनी शर्तों से चलेगा और देखा जाए वो स्क्वीजिंग करता रहेगा। पूरे अरब के जो देश हैं, जीसीसी कंट्रीज है, इनके लिए ईरान आज भी खतरा है, कल भी खतरा था और आगे भी खतरा रहेगा, अनलेस एक रिटन समझौता नहीं होता है। तो उनकी पोजीशन, वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। किस हिसाब से मिलिट्री वाला, मैं समझता हूं सेकंड चीज है। पहला उनका जो खतरा है वो उनका अर्थव्यवस्था का है, क्योंकि ईरान अपने आप को पूरे खित्ते के अंदर एक वाहिद और मजबूत कंट्री की तरफ पेश करना चाहता है, करना भी चाहेगा, आगे भी करना चाहेगा। और वो पूरा का पूरा उसका जो एक रास्ता जाता है वो जाता है पेट्रोलियम के थ्रू, यानी एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू। एनर्जी पर कंट्रोल करके ईरान पूरे एरिया को अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर एनर्जी के लिए बाध्य करेगा। अभी देखिए, रीअलाइनमेंट शुरू हो चुका है। अभी यूएई ने अपने आप को ओपेक से आउट घोषित कर दिया है। कारण यह है कि सभी कंट्रीज, इन कंट्रीज की पूरी अर्थव्यवस्था, वहां के नागरिकों की पूरी लाइफस्टाइल पूरी डिपेंड करती है वहां की एनर्जी रिसोर्सेज के प्रोडक्शन पर, उनके एक्सपोर्ट पर। और जितना आप इनको जितना स्क्वीज करेंगे या जितना इन पर दबाव बढ़ता रहेगा या बढ़ता रहेगा, कोई भी कंट्री इसमें से सहज नहीं होगा। ईरान ज्यादा से ज्यादा सारे देशों पर मिसाइल मार के ओमान को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है कि हम और ईरान मिलकर होर्मुज पर एक तय करेंगे, एग्रीमेंट तय करेंगे। नहीं, ये अगर ऐसा होता है तो ये भी एक मोनोपोली हो जाएगी, और ये मोनोपोली भी पूरे वर्ल्ड को, अगर खासकर एशियन कंट्रीज को, बहुत तकलीफ देने वाली है। पाकिस्तान का एक मैं एंगल लाता हूं, जैसे कि कर्नल दिलेश जी बोल रहे थे। ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का तो ऐसा रोल है कि पाकिस्तान अपने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अपने हाथ सेक लेना चाहता है। वो इधर का भी गुड़ी गुड़ी बनना चाहता है, उधर का भी गुड़ी गुड़ी बनना चाहता है। अरब के साथ वो अपना समझौता करके, देखा जाए, मैं कहता हूं ये एक तरह से वो अपना हित ये देख रहा है कि मेरी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेरी भी एक वक्त बढ़ जाए, वैल्यू बढ़ जाए, और जो कि पाकिस्तान कहने वाला है कि नहीं, दुनिया, वी विल टेक ए शॉट इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। आई थिंक ये गुब्बारा फट चुका है। और इसके पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान कोशिश करेगा ईरान को, जैसे कि मुझे भी कुछ जितना मैं स्टडी किया है, मेरी भी नॉलेज ये कहती है कि पाकिस्तान अपने पीछे के दरवाजे खोल रहा है, पर अमेरिका इसको नहीं करने देगा, क्योंकि अमेरिका ने जो पैसा फेंका हुआ है, अमेरिका ने तो पाकिस्तान के अंदर पूरा रिजीम चेंज कर डाला, इमरान खान को जेल में डलवा डाला, तो अमेरिका क्या करने देगा? अमेरिका उतनी ही ढील देता है जो उसके हित के लिए फायदेमंद होती है। और जो फिलहाल वो अमेरिका देख रहा है, उसके सारी इस चीज पर नजर है, और अमेरिका पाकिस्तान को वैसे ही नचाएगा जैसे कि वो चाहता है। बिल्कुल, और इस बात को बिल्कुल निकारा नहीं जा सकता। हमारे साथ कमांडर दीवान सर भी जुड़े हैं। दीवान सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, आपसे भी समझना चाहेंगे, फिलहाल जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उन्हें हम कैसे समझें? क्या लग रहा है कि जंग की तैयारी की जा रही है ट्रंप की तरफ से? हालांकि वो अभी पूरी तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, कितनी वॉरफेयर है, कैसे रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन ईरान के लिए उनका अगला कदम क्या हो सकता है? क्या ये जंग हो सकती है? क्योंकि ईरान की तरफ से तो सीधे तौर पर ये कह दिया गया है कि वो झुकने को तैयार नहीं। अगर वो नहीं झुकेंगे तो फिर क्या रास्ता बचता है?
धन्यवाद मोनिका जी। सर मैं समझता हूँ, सॉरी, मैं गीतू चौहान हूँ सर। गीतू, सॉरी जी। सॉरी, थैंक यू। गीतू जी, मेरी समझ में ये है, इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स जो ईरान बना रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि हमने इतना सेक्रीफाइस दिया है, इसके बदले गल्फ के राजा हम होंगे, हॉर्मूज हम कंट्रोल करेंगे, हम पैसे लेंगे या परमिशन देंगे तभी जहाज जाएंगे। ये पर्शियन गल्फ है, पर्शिया की है, मतलब ये कहा नहीं उन्होंने, मतलब यही है। पर ये इतनी बोल्डनेस और इतनी अग्रेसिव स्टेटमेंट जो है, अंदर खाने रूस चीन ने कहा है, मेरी समझ में कहा है कि आप चिंता ना करें, अगर अमेरिका ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन में जाता है, बातचीत नहीं करता है, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो कितना मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो देखने वाली बात है। क्योंकि ये अगर ऐसी स्टेटमेंट ईरान बना रहा है, खाली ये नहीं कि पर्शियन गल्फ में इनको डुबा देंगे, ये कर देंगे, अमेरिकन की जगह तो समुद्र की तह में होगी, वो बात नहीं कह रहा है। वो तो कह रहा है पर्शियन गल्फ हम कंट्रोल करेंगे तो पूरे गल्फ के रीजन का जो है विकास होगा। मैं समझता हूं ये बात काफी बढ़ सकती है, इसमें कोई डिस्कशन या इसमें कोई वार्ता या सीज फायर की संधि, ये तो कोई बेसिस नहीं है। पर मैं मॉरली अगर देखा जाए, अगर अमेरिका आके यहाँ कंट्रोल कर रहा है हॉर्मुज को, उससे पहले तो हक ईरान का है भाई, वो तो वहीं बैठे हैं जी। मैं सोच रहा हूँ इंडियन ओशन के बारे में। हम IOR जो है, इंडियन ओशन रीजन जो है, अब तो अमेरिका ने इंडो पैसिफिक बताया इसको, इंडो पैसिफिक पूरे रीजन को, तो क्या हम नहीं चाहेंगे? हम भी चाहेंगे, हमारे पास ये हमारी पड़ोस में है, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हालांकि अनक्रॉस वगैरह की बातें होती हैं, इसमें अगर होगा तो स्टेट ऑफ मलाक्का, सिंगापुर भी ऐसे ही कर सकता है। बिल्कुल। और सर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ने एक ऐसा रास्ता दे दिया है, मतलब कि एक ऑप्शन दे दी है जिसके आसपास जो भी समुद्र है वो उसका हकदार बन जाए और कह दिए हमारा है। नहीं, पर ठीक कह रही हैं आप गीतू जी, पर ये अनक्रॉस पे क्लियर कट है। जो स्वेज कनाल बनी है वो तो जमीन को काट के बनी है जी। तो इजिप्ट पैसे लेता है 250 आधा मिलियन $5 लाख पर शिप। पर ये तो कुछ किसी की जमीन तोड़ी नहीं गई, ये तो खुदा का दिया नेचुरल चीज है। बिल्कुल सर, इसी पर चर्चा जारी रहेगी। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। यूएस की सैन्य तैयारी पर इजरायल का दावा भी सामने आ चुका है। बड़ी खबर, यूएस की सैन्य तैयारी पर इजरायल दावा कर रहा है, दोबारा जंग शुरू करने पर विचार कर रहा है अमेरिका। ईरान में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है, कार्डसी कह रहे हैं कि ईरान में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है, और ऐसे में यहाँ पर इजरायल की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है कि यूएस की सैन्य तैयारी चल रही है, दोबारा जंग शुरू करने पर विचार कर रहा है यूएस। यहाँ पर दीवान सर आपसे रिएक्शन ले लेते हैं, क्या वाकई ये सही है? तैयारी जो चल रही है जंग की, ये संभव हो पाएगी? कैसे करेंगे और क्या कुछ इसके परिणाम होंगे? बस यही मैं बात कहने वाला था। इस ऐसी ईरान की बातें सुन के, ऐसी डेवलपमेंट जो होने वाली है, आगाज है उसको अमेरिका को इस बारे में, वो झट से अटैक नहीं करेंगे, फुल फोर्स से तैयारी करके, हो सकता है 7 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब तक तैयारी उनकी पूरी नहीं होती है, पूरे फोर्स दमखम से वो अटैक करेंगे हॉर्मुज को ऊपर। और ईरान की जो कोस्टल डिफेंस है, उनकी मिसाइल बोट्स हैं, उनकी ड्रोन्स हैं, उनकी विजिट सर्वेलेंस, सबको तबाह करने का प्लान बना के 10-15 दिन के बाद काम करेंगे। ये तो चुपचाप बैठ नहीं सकता अमेरिका इन बातों को सुन के। तो ये होते ही खोलेंगे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन सीज, उसके तहत हम तो दुनिया के लिए खुलवा रहे हैं इसको। तो ये काम करेंगे तो ये बहुत भयानक रूप ले सकता है। एकदम वो जो कह रहे थे ट्रम्प साहब, कल से कह रहे हैं हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा वैसा कुछ करेंगे नहीं। एकदम बड़ी प्लानिंग के साथ पूरी फोर्स कटिंग करके 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, फिर ये करेंगे। इसमें एक और चीज हो सकती है छोटी सी, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने भी एक बनाई हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज अवेयरनेस ब्लॉक, EU। अगर वो सामने आता है तो अच्छा होता है। मैं तो ये सोचता हूँ एक वर्ल्ड बॉडी है, UN, एक कमीशन बनाए हॉर्मुज कंट्रोल के ऊपर और देखे, और कमीशन बनाए UNO, उसमें यूरोप भी बोले, मूव करे रेजोल्यूशन, रशिया भी करे, इंडिया भी करे, एशियन कंट्रीज भी करें, कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज के बारे में एक रेजोल्यूशन डिस्कशन UN में हो, उससे बात आगे बढ़े, उससे कुछ निकल सकता है। अमेरिका वर्सेस ईरान की बात नहीं है, ये तो दुनिया की वर्सेस की बात है। फंस तो अमेरिका ने अटैक करके फंसाया है
जब उसको अभी ईरान पे अटैक किया है, लाखों आदमी मार दिए, तो ईरान ने ये पकड़ लिया है, होर्मुज को पकड़ लिया है, दुनिया को सकते में। तो यूएन के बेसिस से अगर कोई ऐसा बात बनती है, 15-20 कंट्री की स्पेशल टास्क फोर्स बनती है होर्मुज कंट्रोल के ऊपर, तो ये तो बात बन सकती। मलाका ऐसा नहीं है, यहाँ तो यहाँ हुआ है ना होर्मुज में, इसको बनाने के लिए एक बने और प्रेसिडेंट बन जाए। क्यों? अनक्लॉज जो है यूएसए ने साइन नहीं किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज यूएसए ने साइन नहीं किया हुआ है। वो क्या बताएंगे अनक्लॉज मानो? तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बन के हो सकता है, नहीं तो अगर वॉर में गए तो ये बड़ा भारी पड़ सकता है, बिग पावर्स इसमें आ जाएंगी और दुनिया के लिए तबाही का रास्ता हो जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बीच यूएस की सैन्य तैयारी के बाद इजरायल अलर्ट हो गया है। ये बड़ी खबर, यूएस की सैन्य तैयारी चल रही है और इजरायल भी अलर्ट हो चुका है। तो इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। आईडीएफ ने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई है। नेतन्याहू ने ट्रंप को जानकारी दे दी है इस बात की। टाइम्स ऑफ इजरायल के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इजरायल तैयार है, ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी गई है और आईडीएफ ने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। मनोज जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी कि वाकई अब ये माना जाए कि इजरायल अगर ये सब दावे कर रहा है और आईडीएफ की तरफ से भी यहाँ पर लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई जा रही है, तो क्या माना जाए जल्द ही जंग शुरू होने के आसार दिख रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी कुछ दिनों में इस तरह की घटना हो सकती है। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि मुर्तज़ा खमनेई ने जो एक एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे कांग्रेस में कोशिश उनका ये रहा है कि 60 डेज़ का जो एक डेडलाइन था उसको किसी तरह से अप्रूवल मिल जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अब तक का स्टेटमेंट आ रहा है उसमें ये है कि जो प्रस्ताव उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, तो वहाँ पे भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को परेशानी हो रही है। हालांकि स्टेटमेंट ये भी आ रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि ईरान के साथ तो हमारा युद्ध हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सीज़ फायर चल रहा है, अप्रैल 7 से सीज़ फायर चल रहा है और तब से जो है कोई भी फायरिंग जो है ईरान के साथ तो अमेरिका का नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कांग्रेस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लीडरशिप वहाँ पे जाते हैं तो उनका एक डिफरेंट स्टेटमेंट होता है, जब वो बाहर आते हैं तो उनका एक डिफरेंट स्टेटमेंट होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि कांग्रेस में वो किसी न किसी तरह से जो है 60 डेज़ का जो अप्रूवल लेना पड़ता है वो जल्दी से जल्दी ले, ताकि फिर से जो है वो नेक्स्ट स्टेप राउंड ऑफ टॉक करे। चाहे अगर वो वार भी में जाना चाहे तो उनको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कि किसी तरह से जो है ईरान को और प्रेशराइज़ किया जाए, ताकि जो है उनके टर्म्स जो है कि न्यूक्लियर हो चाहे मिसाइल जो बनाने का कोशिश ईरान कर रहा है, करते आया है, उस पर रोक नहीं चाह रहा है ईरान। खास करके मिसाइल पे ईरान का ये मानना है कि मिसाइल पे रोक तो नहीं लगना चाहिए, न्यूक्लियर पे में भी वो तैयार हो सकता है, लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि मिसाइल पे भी जो है आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो है इजराइल को एक ऑलवेज जो है थ्रेट रहता है और रहेगा, ताकि जब भी अगर इजराइल कोई एक्शन अगर करता है तो ईरान जो है अपना मिसाइल यूज़ कर सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री जो रशिया का यात्रा किए थे और डिफरेंट कंट्रीज से भारत के विदेश मंत्री से भी बातचीत हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी उनकी लाइक माइंडेड कंट्रीज थे उनसे वो बातचीत हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक पॉजिटिव फीडबैक लिया होगा। इसीलिए हम लोग जो देख रहे हैं कि खमनेई का एक एग्रेसिव जो रिटर्न स्टेटमेंट है आ रहा है। हालांकि खमनेई के बारे में बोला जा रहा है कि उनकी स्थिति क्या है, क्या वो प्रॉपरली वॉक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या मीटिंग ले पा रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये सिर्फ तैयारी चल रही है लेकिन अभी जंग का कुछ आगाज नहीं होने जा रहा है और हम लगातार इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं कि अभी क्या कुछ हालात बने रह सकते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम जरा इस खबर से भी रूबरू करा देते हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज़ को खोलने का प्लान बना लिया है, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ट्रंप ने हॉर्मुज़ खोलने का प्लान बनाया, मित्र देशों के साथ यूएस चलाएगा ऑपरेशन और ईरान से तेल सप्लाई रोकने पर और सख्ती बरती जाएगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, ट्रंप ने हॉर्मुज़ को खोलने का प्लान बना लिया है और मित्र देशों के साथ यूएस ऑपरेशन चलाएगा, तो ईरान से तेल सप्लाई रोकने पर और सख्ती यहां पर की जाएगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। हमारे साथ कर्नल शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो कर्नल शर्मा, क्या माना जाए कि जिस तरह से मित्र देशों का जिक्र क्या है, यूएस ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है, कौन से देश हैं इस वक्त अमेरिका का साथ देने के लिए जो सामने आए हैं? समय जो है मित्र देश की बात कर रहे हैं, तो मित्र देश में जो है
आज की तारीख के अंदर अमेरिका का एक मित्र देश है इजराइल, दूसरा मित्र देश है पाकिस्तान और तीसरा मित्र देश है अमेरिका। अब जिस प्रकार की ये जो स्टेटमेंट है, इससे मैं अपनी सैनिक बैकग्राउंड होने के मुताबिक मैं यही समझ सकता हूं कि वो वहां के ऊपर जो है फिजिकल अटैक करेंगे। यस, एक संभावना है कि जो सदर्न फ्लैंक है स्टेट ऑफ हार्मुज का, उस तरफ से ये अटैक कर सकते हैं। उनकी जो है जो बोट्स हैं ईरान की, उनको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको जो है बाकी जो उनकी नॉर्दर्न फ्लैंक है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। जो नॉर्दर्न फ्लैंक के ऊपर जो उनकी बैटरीज लगी जो मिसाइल सिस्टम है उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और उसके बाद उस इलाके को आपको आइसोलेट करना पड़ेगा ताकि पीछे से किसी प्रकार की रसद ना आ सके। और यही एक आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपने किसी प्रकार की भी जो है अपनी उत्सुकता या कोई किसी प्रकार का आपका कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है कि आप जो है वहां पर जमीन के ऊपर जो है अपने बूट्स को उतारना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये खुलवाने वाली बात अगर डिप्लोमेटिकली या बातचीत के जरिए बाकी देशों को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करके अगर आप खुलवा सकते हैं तो वो पॉसिबल है। अदरवाइज तो आपको जो है एक फिजिकल अटैक करना पड़ेगा। और अटैक के अंदर जो है, देखिए मैडम, ऐसा हो जाता है कि इतिहास से अगर आप नहीं सीखते हैं तो इतिहास आने वाले दिनों में आपके लिए एक त्रासदी लाकर रख देता है। अमेरिका ने अपने इतिहास ने सीखा कि उसके साथ क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में, और इसीलिए जो है वो आज इस सिचुएशन के अंदर आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जैसा हमने कल भी बातचीत की थी, वो हर चीज के अंदर डील ढूंढते हैं, डील ढूंढते हैं। एक 1987 के अंदर उन्होंने क्या किताब लिख दी, आर्ट ऑफ डील, मैंने भी उसे पढ़ा है। उसके अंदर जिस प्रकार के इन्होंने अपने विचार प्रकट किए, उनमें से तो आधों के ऊपर भी ये पालन नहीं कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आपको ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है, आपने उसकी कैपेबिलिटीज और वनरेबिलिटी को स्टडी करना, प्रॉपर आंकलन करना। अरे भैया, ईरान के बारे में आपने क्या आंकलन किया? आप तो शुरू में ही कह रहे थे कि हम 2-3 दिन के अंदर ये युद्ध खत्म जी। कर देंगे। उसके अंदर लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर कि दुश्मन को सरप्राइज कर दो। यस, आपने सरप्राइज किया। 26 फरवरी तक आपकी बातचीत हो रही थी, बातचीत बड़े पॉजिटिव सेंस में चल रही थी। 28 को आपने हमला कर दिया। अभी हर रोज जो है आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अगर मैं आई विश अगर इन्होंने वो आर्ट ऑफ वॉर पढ़ी होती जो सुंजू की है, जो चाइनीज एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, 2500 साल पहले लिखा, जी। अगर उसकी किताब पढ़ी होती तो शायद आज इनको ये देखने की नौबत ना पड़ती। मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है अमेरिका को अगर उसने अपनी साख बचानी है या अपनी इज्जत को बरकरार रखना, खैर काफी हद तक तो इसकी इज्जत जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो खत्म हो चुकी है। जो इसकी मोरालिटी होती थी, जो नैतिकता होती थी, जिसके ये अभी तक गुणगान गाते थे, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स बिल्कुल। और और सर, जाने अब ऐसे क्या में क्या सवाल ये बोलते उठ थे। रहा है कि आगे आखिर ट्रंप सोच क्या रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी बड़ी बड़ी बातें की वो तो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं, आकलन भी नहीं कर पाए कि ईरान क्या वाकई इतने लंबे समय तक जंग में टिक जाएगा, और ऐसा ही हुआ। हफ्ते भर की लड़ाई महीने भर से ज्यादा तक पहुंच गई, और ऐसे में अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जब वापस अटैक करेंगे तो किस तैयारी के साथ करेंगे। कर्नल मलिक, आपसे भी हम समझना चाहेंगे सर, फिलहाल जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, ऐसे में सीधे तौर पर जो ट्रंप है वो क्या सोच रहे हैं? क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं कि हम ईरान से डस्ट ले लेंगे, न्यूक्लियर डस्ट हम अपना आप छीन लेंगे, ये छीनने वाली प्रवृत्ति। दूसरा, ये ईरान के पास ऐसा कौन सा जिन है, कौन सा चिराग है जिसके चलते ईरान झुकने को तैयार नहीं हो रहा है? वहां पर जो स्थानीय अगर हम हालत करें लोगों की, जो इस वक्त देश में हालात बने हुए हैं वो इतने खराब है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, उसके बाद भी IRGC के समझ में नहीं आ रहा है जो बड़े बड़े दावे, और किसी भी तरह से झुकने को तैयार वो नहीं हो रहे हैं। गीतू जी, देखिए, मैं एक छोटा सा खाका खींचने की कोशिश करता हूं और उसी में कोशिश करता हूं कि कुछ फैक्टर्स को फिट इन करूं। सबसे पहले कि ट्रंप साहब क्या सोच रहे हैं। देखिए, ट्रंप साहब ये मानते हैं, और उनके जो सलाहकार हैं उनको आई एम श्योर वो उनको सलाह भी दे रहे होंगे कि ईरान को मिलिट्रिकली, चूंकि वो IRGC से गवर्नड है, वहां के सिविल के जो लोग हैं, जो वहां के विदेश मंत्री हैं या वहां के जो बाकी लोग हैं, उनकी इस टाइम कोई भी बात नहीं मानी जा रही। उनको एक फ्रंट पे के मुखौटे की तरह पेश किया जा रहा है, जैसे कि वार्ता में भेज देना, आदि आदि आदि।
तो ट्रंप साहब ये भी जानते हैं कि ईरान को जो बड़ा डेंट दिया जा सकता है वो इकोनॉमिकल ब्लॉकेड या इकोनॉमिकल स्टारवेशन की वजह से दिया जा सकता है। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि ईरान की एक तो रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए, जो कि इकोनॉमी है, यानी पेट्रोल प्रोडक्ट्स है या प्रोडक्ट पेट्रोलियम रिसोर्सेज है। और दूसरी चीज ये है कि इसी के साथ साथ जब वहां पे इतनी सारी कमी होंगी, अंदर के लोग धीरे 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 उनके अंदर उबाल बढ़ेगा और इतनी सारी कमियों के साथ अंदर दोबारा से अनरेस्ट आएगा। ये भी वो कोने में उम्मीद रखते हैं। दूसरी चीज एक और आता हूं मैं इसी के साथ साथ, अभी अमेरिका अपने आप को इसमें बड़ी द्विधा की स्थिति में पाता है कि मैं अपने मित्र देश जो खाड़ी के देश हैं, जो कि जिनके अंदर उन्होंने पेट्रोलियम के साथ उनका एग्रीमेंट चल रहा है और उनके अंदर देखा जाए पूरे पेट्रोल के पूरी दुनिया में, पूरी खासकर एशिया में उसका एक्सपोर्ट होने से जो पेट्रो डॉलर के कारण डॉलर को मजबूती मिली हुई है, जिसके कारण अमेरिका एक छत्र राज कर रहा है लिटरली। अमेरिका इस स्टांस को कैसे छोड़ देगा, मुझे यही समझ नहीं आता। हाँ, कोई अगर एग्रीमेंट हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर उसके साथ बात आगे बढ़ सकती है। तो अमेरिका यहां कैसे समझौता कर देगा, इन चीजों पे नुक्ते पे थोड़ा विचार करने की जरूरत है। अब आपने दूसरा सवाल किया कि ईरान इतना हार्ड स्टैंस कैसे लिए हुए। देखिए, ईरान के अंदर जो कहते हैं ना कॉलिंग ऑफ द शॉट्स, वो आईआरजीसी ले रही है। आईआरजीसी का जो एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं ना, जो उन्होंने छोटी छोटी इकाइयों में अपने आप को बांटा हुआ है, ये पहले से ही उन्होंने बांटा हुआ है। ये आज की दिन की डॉक्ट्रिन बहुत पुरानी है। उससे क्या होता है कि आप एनिमी आपके जो कंसंट्रेट करके आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तो जो आईआरजीसी है या उसके कमांडर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा खमेनी के प्रति, जो खमेनी रिजीम है अभी भी चल रहा है, उसके प्रति बड़ी तरह से डेडिकेटेड लोग हैं, एक तरह से ब्रेन वॉश लोग हैं। हाँ। तो ये लोग विरोध करते रहेंगे मिलिट्रिकली। आप उसमें अगर घुसेंगे या कहते हैं ना सोल्जर्स ग्राउंड पे उतार देंगे तो आप फंस जाएंगे। अमेरिका को मालूम है ये चीज, इजराइल को मालूम है ये चीज। इजराइल क्या करेगा, देखिए सब कुछ चल रहा था, बातचीत चल रहे थे। 28 को क्या हुआ, जब उन्होंने एक सूटेबल अपॉर्चुनिटी पाई, उन्होंने कहा यही टाइम है, लोहा गर्म है, करो अटैक। तो उन्होंने अटैक किया और एक तरह से देखा जाए इतनी बड़ी उनकी लीडरशिप को खत्म किया। आप बिलीव कीजिए ये अभी भी चल रहा होगा। और जिस दिन उनको मिलेंगे, उनके टारगेट्स इकट्ठे हो गए, या टारगेट, क्योंकि ईरान भी इस टाइम बड़ा बहुत ही ज्यादा अवेयर होकर रखा है कि वो भी पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि उनके फर्दर जो एसेट्स हैं, चाहे वो लीडरशिप की फॉर्म में हो या मिलिट्री की, वो नुकसान नहीं हो। तो जाहिर सी बात है कि अभी वेट एंड वॉच चलेगा और अमेरिका वेट करेगा, इजराइल वेट करेगा। लेकिन समय बहुत ही धीमे चल रहा है यूं कहिए, और इसका असर जो है ग्लोबल एनर्जी पर ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दीवान सर, अभी फिलहाल हम क्या इस बात को माने, क्योंकि अभी तक तो कुछ दिन पहले अमेरिका धमकी दे रहा था कि जो ईरान की तेल की पाइपलाइन है वो फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी और ईरान के लिए मुसीबत आ जाएगी। लेकिन वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त जो फ्यूल है ईरान के अंदर, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हम कह रहे हैं कि उसका ना निर्यात हो रहा है किसी भी तरीके से। तो क्या उसको लेकर हालात इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ईरान के पास इतना तेल इस वक्त जमा हो चुका है कि उसके लिए ही मुसीबत बन जाए? क्या ये जो पाइपलाइंस हैं ऑयल से जुड़ी हुई, फ्यूल से जुड़ी हुई, ये ब्लास्ट हो सकती है? इसकी भी संभावना है अगर ये ओवर प्रेशराइज हो जाए तो? गीतू जी, पाइपलाइंस ब्लास्ट होने की बात नहीं है इसमें। अभी ईरान क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 50 मिलियन बैरल्स है, वो लगभग फुल हो चुकी है और उधर से ऑयल निकल रहा है वेल से। तो जो ऑयल निकल रहा है उसको भरने का, स्टोर करने का उनके पास अभी स्टोरेज कैपेसिटी मैंने बताई वो एकदम कम हो चुकी है। वो क्या कर रहे हैं, पुरानी शिप्स उनके अंदर उसको स्टोर कर रहे हैं और अभी भी 69 मिलियन बैरल्स लेके पूरे गल्फ में जो शिप्स के अंदर भरा हुआ तेल वहां खड़ा हुआ है। तो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। हम टीवी पे आपस में बातें करते रहे, ईरान यूएस से बातें करते रहे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हर दिन जो होर्मुज नहीं खुलता है तो दुनिया जो रेट है ऑयल का बढ़ता जाएगा हर दिन। ईरान तो ठीक है लैंड रूट से, और सर ये फ्यूल रेट्स नहीं है, ये लगभग सब चीजें महंगी हो रही है इस वक्त। अगर आप मार्केट में जाएंगे हर छोटी बड़ी चीज पर असर पड़ रहा है। बहुत अच्छा बोला आपने, क्योंकि ऑयल जब पेट्रोल महंगा होगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी। जब गैस अवेलेबल नहीं होगी, खाने पीने का सामान रेस्टोरेंट में वो महंगा हो जाएगा। और देखिए फर्टिलाइजर्स जो है हम लेते हैं, काफी फर्टिलाइजर्स भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की चेन है, वो हम ले नहीं पा रहे, वहां से निकल नहीं आ रहा, परिश्रम से नहीं आ पा रहा है, वो महंगा हो रहा है। अभी किसान को बोने का टाइम है। उसके बाद जो आपकी हीलियम गैस है वो है। और दूसरी बात यह है कि ये जो गल्फ कंट्री से हमारे पास लगभग $30 बिलियन हमारे जो
भारतीय काम कर रहे हैं गल्फ में, $30 बिलियन बहुत होता है। डिफेंस बजट का आधा समझो, आधा 2/3, आधे से कम 40%, जी। उतना जो है वो जो पर्शियन गल्फ की इस्टेब्लिशमेंट्स या दुबई में है, सऊदी में है, अगर वो उनको खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहा है, वो दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मामला बिजनेस की सेंटीमेंट कम होती जा रही है। जब कम होती जाएगी तो हमारे साथ भारतीय जो काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां खतरे पड़ रही हैं, बिल्कुल। उनकी रेमिटेंस जो आ रही है वो नहीं आएंगी, तो डबल धमाका हमारे लिए है। क्या धमाका में धमाका तो नहीं है, डबल चपेट है। बिल्कुल। एक्सपोर्ट हमारा ऑयल का मिलना बंद, ऑयल मिलता है तो बहुत महंगा मिल रहा है, हमारा 150 बिल्कुल। और एक तरह बिलियन से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है चरमराती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा है, ना कोई उम्मीद लग रही है। इसका बड़ा जो असर है वो स्टॉक मार्केट पर भी है, शेयर मार्केट पर भी है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा इंपैक्ट दिख रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बता देते हैं दर्शकों को। हॉर्मुज पर जर्मन चांसलर का बड़ा बयान सामने आ गया है। जर्मन चांसलर कह रहे हैं कि हॉर्मुज को खोलने में हम अमेरिका के साथ हैं, हम हर संभव योगदान दे रहे हैं। मर्ज की तरफ से बयान है, तेल के लिए हमें हॉर्मुज की जरूरत नहीं है और वैश्विक प्रभाव को कम करना हमारा मकसद है। ये बड़ी खबर इस वक्त, जर्मन चांसलर का बड़ा बयान। अमेरिका का साथ देने की बात उन्होंने कही है कि और हम हर संभव योगदान दे रहे हैं, ये मर्ज का कहना है। तेल के लिए हमें हॉर्मुज की किसी भी तरह से जरूरत नहीं है। मनोज जी, तो ये बहुत बड़ा बयान भी है, अमेरिका साथ देने की बात भी कह रहा है जर्मन चांसलर। तो ये मानिए कि जर्मनी साथ है और तेल के लिए हमें हॉर्मुज की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत बड़ा बयान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी कंट्री जो है किसी न किसी रूप में अमेरिका को ज़रूर साथ देना चाहेंगे, ताकि ये जो वार है उसको बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो लेकिन ट्रम्प जी ऐसे हैं कि कोई भी कंट्रीज़ के, यूरोपियन कंट्रीज़ के जो शासनाध्यक्ष हैं वहाँ का जो लीडर है उनका बात भी नहीं मानना। जैसे इटली हो, जर्मनी के भी चांसलर ने पहले बोला था कि अमेरिका के पास इस युद्ध से निकलने का कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है। और अभी उनका स्टेटमेंट ये आ रहा है कि हम तैयार हैं किसी न किसी रूप में, अगर अमेरिका हेल्प चाहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन जो है इस युद्ध का सभी के पास है। लेकिन जब तक वो ट्रम्प इस बात को माने नहीं, सिर्फ वो धमका के ही जो है इस युद्ध को निकलना चाह रहे हैं, इस युद्ध को जीतना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और ट्रम्प के लिए। क्योंकि सबसे पहला कंडीशन ये है कि इस ईरान के साथ अगर वार्ता होगी तो पहले न्यूक्लियर पे चर्चा होगी, एनरिच्ड यूरेनियम पे चर्चा होगी। वहीं जो ईरान का ये कहना है कि पहले वार्ता कीजिए और जो भी इश्यूज हैं इकोनॉमिक, आपने जो सैंक्शन लगाया है उसको बंद कीजिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिए, उसके बाद वार्ता कीजिए, तो हम जो है न्यूक्लियर पे भी हम चर्चा करेंगे। तो कंडीशन जो है दोनों कंट्रीज़ का ऐसा कंडीशन रखा गया है, उसको मीट करना बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो परेशान हैं, चाहे अमेरिका की अगर बात करें, परेशान जिस पूरे तरह से विश्व के लोग हैं मनोज जी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों देश ना तो समझ रहे हैं ना मान रहे हैं, खासतौर से ईरान जो कि एक तरह से तबाही के कगार पर है, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे देशों का सपोर्ट इस वक्त चीन की तरफ से कह लें या रूस की तरफ से कह रहे हैं ईरान को मिल रहा है, जिससे कि उसे लग रहा है कि वो शायद इस हारती हुई जंग को जीत सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ा फैक्टर है। और कर्नल शर्मा, वाकई यहाँ पर ईरान के अंदर कोई बदलाव नहीं दिख रहे हैं, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, टूटता हुआ ईरान नहीं दिख रहा, चाहे अंदर से कुछ ना बचा हो देश के अंदर। मैडम, जैसे हमारे साथी कर्नल मलिक साहब ने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया इस स्थिति को ऑलरेडी अपने वक्तव्य में। मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूं, देखिए जहां पर डेमोक्रेटिक सरकारें होती हैं, जहां कुछ वेलफेयर स्टेट्स होती हैं, उन्हें अपनी पब्लिक के लिए, अपनी जनता के लिए उनकी कोई जवाबदेही होती है, उनके प्रति कुछ प्यार, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। लेकिन जहां पर कट्टरवादी, रूढ़िवादी सरकार होती है, जहां पर कि कुछ चंद गिने चुने लोग के हाथ में एब्सोल्यूट पावर होती है, तो उस समय जो है उनका बिहेवियर एंटायरली डिफरेंट हो जाता। अब आप इस्लामिक गार्ड के बारे में बात करते हैं, तो इनका नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, ये ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड नहीं है, ये इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड है। तो ये इस्लामाबाद को जो है उसके ये जो है बहुत बुरी तरह से जो है उसमें इनकी साइकोलॉजी है, और ये पूरे विश्व के अंदर एक प्रकार से इस्लाम को स्थापित करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने पहले भी बता दिया था। अब आपका ये जो मेरी असेसमेंट है,
पब्लिक जो है, पब्लिक चाहे वो कितना एजिटेशन कर ले, उनको कितनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसे सप्रेस कर दिया जाएगा। ये इस्लामिक गार्ड और उनकी जो एक पैरामिलिट्री दूसरी फोर्सेस है जिसे कहते हैं वाशित, वो तो इनसे भी ज्यादा क्रूर और परवाह नहीं करते हैं अपनी जी पब्लिक की। उनका विद्रोह को दबाने के लिए वो अपना मोटरसाइकिलों के ऊपर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप इनकी आईआरसीजी को अच्छी तरह से डेसिमिनेट नहीं करते हैं, तब तक किसी प्रकार की बातचीत संभव नहीं होगी। जैसा मेरे बाकी विद्वान साथियों ने बताया है कि इस समय उन्होंने जो अपना पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनको एक प्रकार से मुखौटा बना रखा है जी कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, चाहे जो भी कुछ कह सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये शहबाज शरीफ को मुखौटा बना रखा है डेमोक्रेसी का, तो ये आईआरसीजी जो है ये किसी भी हालत में झुकने वाली नहीं है। उनकी कट्टर सोच है, वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और वो अपने आप को ये एक प्रकार का इंप्रेशन क्रिएट कराना चाहते हैं कि जी आने वाले दिनों में वो जितना भी मुस्लिम वर्ल्ड के 56 या 57 देश हैं उनकी रक्षा के ये मसीहा बनेंगे, उनके लीडर बनना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इनका यहाँ पर सपना जो है, दूसरा हित भी दिखाई दे रहा है ऐसे देशों का जिसके चलते आम लोगों की शायद चिंताओं को, उनकी परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान पर बड़ा प्लान, ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरान को लेकर एक बड़ा प्लान तय किया है, फाइनल ब्लो ऑपरेशन की तैयारी। तो ट्रंप को दी गई पूरी जानकारी, ईरान पर छोटे लेकिन तेज हमले संभव है, निशाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप, बातचीत के लिए दबाव बढ़ाने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। तो फाइनल ब्लो ऑपरेशन की तैयारी है ये, और ऐसे में अमेरिका का ईरान को लेकर ये बड़ा प्लान सामने आ चुका है। फाइनल ब्लो जो ऑपरेशन किया जाएगा, ट्रंप को यहां पर इसकी पूरी जानकारी दे भी दी गई है, और ईरान पर छोटे लेकिन तेज हमले संभव है। कर्नल मलिक, तो जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि हमले होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, तो ये कुछ तय हुआ है, छोटे हमले किए जाएंगे और बहुत ही जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ा दी जाएगी, कुछ इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है इस ऑपरेशन ब्लो के तहत। गीतू जी, ऑपरेशन का सक्सेस कभी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप डिक्लेयर करके ऑपरेशन करने पहुंच जाए। ऑपरेशन हम हमेशा सरप्राइज और डिसेप्शन के साथ होते हैं, और वही डिग्री ऑफ सक्सेस उससे तय होती है। अमेरिका कहता कुछ है, करता कुछ है, यही उसकी एक तरह से देखा जाए जो ट्रंप साहब बोलते हैं ना, डेली सुबह दोपहर शाम आके वो ट्वीट पे ट्वीट अपने जो ट्वीट मशीनरी चलाते हैं, उस पर आप ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। वो दुनिया का ध्यान एक तरह से डाइवर्ट करने का उनका तरीका है, और ऐसे ही वो करते रहे हैं। पिछले उनके पहले टर्म को भी देख लीजिए, दूसरी टर्म को भी देख लीजिए, इस टर्म में तो उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ डाले हैं। देखिए, मुझे अभी आज की स्थिति में दोनों स्थितियां अच्छी नहीं लगती। पहली स्थिति अगर पूरा का पूरा ईरान के फेवर में जाए, ईरान इस खित्ते का एक तरह से शहंशाह बन जाएगा और बाकी का जीना मुश्किल हो जाएगा, उनकी अर्थव्यवस्था को अपनी टर्म्स पे डिक्टेट करेगा, और वो कभी नहीं चाहेगा पेट्रो डॉलर कभी आगे यहां से आगे फ्लोरिश करे, और पूरी कोशिश रहेगी वो चाइना के साथ मिलकर, चाइना के साथ तो ऑलरेडी उनका $400 बिलियन का ऑलरेडी समझौता चल रहा है, तो उनके साथ अपनी पावर को बढ़ाएगा और एक तरह से वो मोनोपोली को एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा। अब आ जाता हूं कि अगर ये बात अमेरिका के फेवर में टिल्ट हो जाती है, अमेरिका के हिसाब से समझौता हो जाता है, वो भी ठीक नहीं है। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर से जो लेसन लेकर ये समझा कि हम ईरान को यूं चंद दिनों में तोड़ मरोड़ कर उसकी कमर तोड़कर अपना हिसाब पूरा कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी खुद मुख्तार कंट्री अपनी अर्थव्यवस्था को यूं ही नहीं जाने देगा। ईरान इस पूरे खाड़ी देखे, हालांकि वो गल्फ कंट्री में नहीं आता है, इसका सबसे मजबूत कंट्री है इस एरिया के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, मिलिट्री के हिसाब से, और इकोनॉमी भी उसकी बहुत सुदृढ़ रही है। यही सोच करके अमेरिका इस बात पर आया है कि ईरान को धीरे धीरे जिसको कहते हैं ना स्लो पॉइजन, उसके हिसाब से इसकी इकोनॉमी पर शिकंजा कसा जाए, इसकी बाहर से इकोनॉमी को वैसे ब्लॉक किया जाए, और अंदर से जितनी मुश्किलात लोगों को होगी एक दिन उनका गुस्सा जरूर फूटेगा। हालांकि ईरान के अंदर के लोग, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, दिसंबर जनवरी की बात कर लीजिए, वहां के इंटरनली लोगों ने जितनी की खबरें या लोग बताते हैं, जितनी जानकारी होती है, वहां पे तकरीबन 30-32 हजार लोगों का इन्होंने मर्डर किया है
एक कोल्ड ब्लडेड, इसकी कोई, हम कह देते बड़ी आसानी से कह देते कि इजराइल ने इतने लोग मार दिए, बिल्कुल गलत है वो भी बात। किसी भी इंसान का या किसी भी एक ह्यूमंस का मारा जाना बहुत दुखद स्थिति है। ईरान में बच्चियों की स्थिति है जो कि 170 के करीब बच्चियां मारी गई है, वो भी बहुत गलत बात है। लेकिन इस बात का कोई जिक्र नहीं करता कि 30 से 35 हजार लोगों का सफाया कर डाला। तो अंदर के लोग डरे हुए हैं, वो अभी निकल के नहीं आएंगे। तो जैसे ही आईआरजीसी का इंटरनल स्ट्रक्चर कमजोर होगा, और वहां की, जैसे कि दिनेश सर बता रहे थे कि वहां का जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है ना, जो घर घर में घुस के लोगों को वहां पे एक तरह से देखा जाए कट्टरता का एक तरह से पैमाना नापती है, जैसे ये नपना कमजोर होगा तो अंदर से विद्रोह तब नहीं किया। तो अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है। लेकिन अगर अमेरिका भी अपनी शर्तों पर इस बात को मनाने में सफल हो जाता है, ये भी हमारे लिए बड़ी खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि पहले वेनेजुएला, फिर ईरान, नेक्स्ट कौन या कौन कौन। तो मैं समझता हूं कि दोनों की स्थिति में अगर एग्रीमेंट होता है, सबसे सम्मानजनक स्थिति वो होगी। और जैसे कि ऑपरेशन से पहले की स्थिति चल रही थी, मैं समझता हूं तकरीबन उसी के आसपास अगर वर्ल्ड ऑर्डर तय हो और चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि लास्ट सेंटेंस में खत्म कर रहा हूं, हालांकि वर्ल्ड ऑर्डर में भारत जैसे कंट्री अपनी एनर्जी की जो प्रोक्योरमेंट है, इंपोर्ट्स है, उनका रीअलाइनमेंट शुरू कर चुके, करना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना जल्दी डाई डाउन नहीं होने वाला है। बिल्कुल। और ऐसे में कमांडर दीवान, अभी ऐसा लग रहा है कि शायद ना अमेरिका को समझ में आ रहा है कि किन मुद्दों को लेकर बातचीत करनी है। पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत हुई, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही मामला अटक गया, अब दोबारा से न्यूक्लियर डस्ट की बात हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है किन मुद्दों को लेकर बातचीत करनी है, समझौता करना है, या फिर बस अब सीधे जंग की तैयारी है? में एक कहावत है स्लैंग्स में कि येड़ा बन के पेड़ा खाना। उनको सब पता है क्या करना है, उनको एक छत्र राज चलाना है, गल्फ में अपनी वर्चस्व जमाना है, वो करना है। उनका बस चले तो ओपेक के राजा बन जाए वो। तो इससे पहले चीन सामने आया, ओपेक के राजा बन के पूरा पेट्रोडॉलर की वर्चस्व दुनिया में चलाए। पर मैं समझता हूँ अगर युआन का वर्चस्व आता है और पेट्रोडॉलर खत्म होता है तो दुनिया के लिए बहुत अच्छी चीज है। आपको पता है, ठीक है, पावर अच्छी चीज है, पावर है उनके अमेरिका के पास, इतनी ज्यादा पावर जो है ये खराब है। वेनेजुला, ग्रीनलैंड की बात करते हैं, क्यूबा, ईरान, हर जगह करते हैं, 900 मिलिट्री बेसेस लेके बैठे हैं। ये शांति के लिए है? गलत। ये दुनिया पे धौंस जमाने के लिए है, ये खत्म होना चाहिए। चीन के पास इतना असला नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। हो सकता है 10 साल में चीन भी ऐसा ही बन जाए, सिर फिरा, पर अभी तो नहीं। अभी तो दुनिया के सामने है कि डॉलर की जो एक छत्र राज है उसको गिराने का। अगर ईरान का जो ट्रेड है युआन में जाता है, दुबई भी युआन में कह रहा है, गल्फ कर रहा है, तो अच्छी बात है। पावर अमेरिका की घटे तभी मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। और सेकेंड चीज मैं मानता हूं, जो ईरान है, ईरान के अंदर आईआरजीसी जो है और बासित जो है, ये इनका कंट्रोल कम करने के लिए अमेरिका को 3-4 लाख मिलिट्री फोर्सेस, ग्राउंड फोर्सेस लगानी पड़ेंगी। अगर नहीं लगाई तो ग्राउंड पे कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। आईआरजीसी का और बासित से कंट्रोल रहेगा। वियतनाम जैसा छोटा देश, वो 20 साल तक लड़ती रही, अमेरिका मार खा के आ गए, अफगानिस्तान में मार खा के आ गए। तो क्या अमेरिका तैयार है इसके अंदर ग्राउंड फोर्सेस और लगाने की? नहीं। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहले तो अभी हॉर्मुज आ गया। हॉर्मुज क्यों आया? कि ईरान ने पकड़ लिया, मेरे को अटैक किया, हॉर्मुज पकड़ लेंगे, तो अभी उसको हटाना है। तो न्यूक्लियर की बात इनको सब पता है क्या करना है, इनको अपना वर्चस्व जमाना है। बिल्कुल। और सर, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और हैरानी वाली भी खबर इसे हम कह सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। ईरान के साथ लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। ये देखिए, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला कि ईरान के साथ लड़ाई खत्म हो चुकी है। 60 दिनों की डेडलाइन से पहले फैसला है। कांग्रेस की मंजूरी से बचने की कोशिश, सैन्य कार्रवाई खत्म होने का ऐलान कर दिया है। तो ट्रंप प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला सामने आ रहा है कि 60 दिन की डेडलाइन से पहले ये फैसला दे रहे हैं। ईरान के साथ लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। दीवान सर, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, ये कैसा फैसला है अमेरिका का? कि पहले से ये निर्धारित था या फिर एक तरह से अब कुछ रणनीति में बदलाव दिखाई देगा? मैं इसको नहीं मानता हूं। जब ट्रंप कह दे कि सो एंड सो इज माय फ्रेंड, इसका मतलब उस फ्रेंड के बुरे दिन आने वाले हैं। जब ट्रंप जो कह रहा है कि ये खत्म हो गई है, इसका खत्म नहीं हुई है।
ये एनिमी को सुलाने का है, चूर्ण जी। खिलाने का है, वो शांत हो जाए। ये फुल स्केल से तैयारी है। और जो AUMF जो अमेरिका का है, ऑथराइजेशन ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट को देती है, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स के तहत पहले 60 डेज एक्सटेंडेबल टू 90 डेज वो कर सकता है प्रेसिडेंट। और उसके बाद भी लीगली निक्सन का, ओबामा का, कोसोवो में कई प्रेसिडेंट्स ने AUMF को लेकिन दरकिनार करके और लड़ाई करते गए हैं। उसके और वो करते गए। तो ट्रम्प से कितने आधे सर फिरे थे। ट्रम्प तो कुछ भी कर सकता है। तो AUM की बात मानना, कांग्रेस की बात मानना, ये तो ट्रम्प के खून में नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है खाली एक नहीं तो ट्रम्प पे किसी तरह का दबाव है, अमेरिका के लोगों का दबाव, क्योंकि ये जंग खत्म नहीं हो रही है, फैसला ट्रम्प ले नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। ठीक, ये भी बात है, दबाव तो है उनके ऊपर। यही तो मैं कह रहा, ये आपकी बात ठीक है। अनजाने में और धंसते जा रहे हैं। तो जब तक एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स, नेगोशिएशन टास्क फोर्स नहीं बनती UN के माध्यम से, तो ये चीज सुधरेगी नहीं। ट्रम्प चाहते नहीं है इस टाइप की टास्क फोर्स। ट्रम्प तो कहते हैं मैं राजा हूं दुनिया का। वो कहते हैं व्हाट स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इन स्टेट्स ऑफ ट्रम्प है। बिल्कुल, यानी कि अब नए तरीके की रणनीति ट्रम्प यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितनी असरदार ये होगी और क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।